दृष्टि पीसीएस के डेली पीसीजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था बैंकों की पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि कौन सी है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR, ऑप्शन बी पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR, ऑप्शन सी सामरिक तरलता अनुपात यानी SLR, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए बाकी की बातों को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR बेसल मानकों पर आधारित है। ये अपनी जोखिम भारित संपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के संबंध में बैंक की पूंजी का अनुपात है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का प्रयोग दिवालिया होने से रोकने के लिए किया जाता है। इसका निर्णय केंद्रीय बैंकों और बैंक नियामकों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अतिरिक्त लाभ उठाने में किया जाता है। ये बैंकों के ऋण को प्रतिशत में दर्शाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, साल्विक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है फ्रांस, श्रीलंका, अमेरिका या फिर रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अमेरिका। चलिए फ्रेशर साई की बात को समझते हैं। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में INUSN साल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास के 7वें संस्करण के लिए सहयोग किया है। इसे साल्विक्स के नाम से जाना जाता है। 10 दिवसीय अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेना ने समुद्री बचाव में ज्ञान और अनुभव साझा किया। भारतीय नौसैनिक पोत INS निरीक्षक ने साल्विक्स 2023 अभ्यास का नेतृत्व किया। INS निरीक्षक के साथ अमेरिकी नौसैनिक पोत USNS साल्वोर ने भाग लिया। बता दें कि साल्विक्स अभ्यास को नौसेना सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। ये भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं द्वारा प्रदर्शित बचाव कार्यों और विशेषज्ञता में सहयोग को दर्शाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेजराना शून्य मोड क्या है। आपके ऑप्शन है क्वांटम कण, कंप्यूटर वायरस, मेटा का नया ऐप या फिर एक उपग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए क्वांटम कण। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने मेजराना 0 मोड बनाने में सफलता हासिल की है। तो चलिए जानते हैं मेजराना शून्य मोड के बारे में। ये एक अद्वितीय कण है जो क्वांटम कंप्यूटर को कंप्यूटेशनल रूप से अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। ये कण मेजराना फर्मियन के रूप में भी जाने जाते हैं। ये पहली बार 1937 में इतालवी भौतिक विज्ञानी एटोर मेजराना द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। इन कणों के पास विशेष गुण है जो अपना स्वयं का एंटी पार्टिकल बनाते हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के लिए फायदेमंद है। इनका उपयोग क्वेबिट के रूप में किया जा सकता है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूलभूत इकाइयां हैं। इन कणों में एनकोडेड जानकारी को डीकोहेरेंस से बचाने की क्षमता है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बड़ी चुनौती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी कि क्वांटम कण। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ट्विटर, गूगल, मेटा या फिर एप्पल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी मेटा। हाल ही में मार्क ज़करबर्ग ने इंस्टाग्राम का नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे थ्रेड्स नाम दिया गया है। यह मेटा की नई माइक्रो ब्लॉगिंग और मैसेजिंग ऐप है, जिसे ट्विटर का क्लोन प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। विशेषज्ञों द्वारा इसे ट्विटर के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए अब जानते हैं थ्रेड्स क्या है। यह एक टेक्स्ट आधारित मैसेजिंग ऐप है जिस पर सार्वजनिक बातचीत की जा सकती है। ये वास्तव में काफी हद तक ट्विटर की तरह ही काम करता है। इसमें मुख्य रूप से टेक्स्ट मैसेजिंग शामिल है। इसमें डाली गई पोस्ट को थ्रेड्स कहा जाता है। ये थ्रेड 500 वर्णों तक सीमित हैं, जो कि ट्विटर की 280 वर्ण सीमा से ज्यादा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मेटा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC की स्थापना कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 1985, 1990, 1995 या फिर 1988। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1988। IPCC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है, जिसका उपयोग वे जलवायु नीतियों को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। यह सरकारों का एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र या WMO के सदस्य हैं। IPCC में वर्तमान में 195 सदस्य हैं। चलिए जानते हैं IPCC आकलन रिपोर्ट के बारे में। तो आकलन रिपोर्ट में पृथ्वी की जलवायु की स्थिति का सबसे व्यापक मूल्यांकन होता है। पहली बार ये रिपोर्ट वर्ष 1990 में सामने आई थी। प्रत्येक 7 वर्षों में IPCC मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है।
बदलती जलवायु से लेकर एक सामान्य समझ विकसित करने हेतु सैकड़ों विशेषज्ञ प्रासंगिक प्रकाशित वैज्ञानिक जानकारी के हर उपलब्ध स्रोत का अध्ययन करते हैं। अन्य 4 मूल्यांकन रिपोर्ट वर्ष 1995, वर्ष 2001, वर्ष 2007 और वर्ष 2015 में प्रकाशित हुई। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का आधार है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 1988। अगला प्रश्न है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी असम। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के भीतर स्थित है और ऊपरी असम के कोयले एवं तेल समृद्ध जिलों डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एवं शिवसागर में फैला हुआ है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को देहिंग पटकाई वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वनस्पति और जीवों की काफी अधिक विविधता पाई जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2004 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई थी। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 111.19 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान में हुलॉक गिब्बन, हाथी, स्लो लॉरस, बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, फिशिंग कैट, मार्बल कैट, सांभर, डॉग डियर, स्लॉथ डियर, लुप्तप्राय राज्य पक्षी, सफेद पंख वाली बतख आदि पाए जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी असम। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता, पृथक पहचान विधि बनाने का दायित्व और उसको लागू करने का अधिकार दिया गया? आपके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने की प्रथम कोशिश भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता को प्रारंभ किया गया। इसमें द्विस्तरीय सरकार का प्रावधान निर्धारित किया गया था, प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। इनके कार्यों के निष्पादन एवं उन्हें सुविधाजनक बनाने हेतु एक लिखित संविधान निर्माण किया गया, जिसमें 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां तथा हस्तांतरित एवं संरक्षित विषयों का समावेश किया गया। इसके अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा राज्य सूची, केंद्र सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया। आपको बता दें इस समय राज्य सूची में 54, केंद्रीय सूची में प्रांतों को स्वायत्तता, पृथक पहचान विधि बनाने का दायित्व एवं उसको लागू करने का अधिकार दिया गया और इसी के द्वारा एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण से संबंधित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इनमें 8 बड़ी समितियां और अन्य छोटी समितियां थीं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियों की सूची इस प्रकार है। पहली है संघ शक्ति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे थी संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसी तरह प्रांतीय संविधान समिति महत्वपूर्ण समिति थी, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देशी रियासतों से वार्ता के लिए बनी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी रहे, जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और सलाहकार समिति यानी परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल रहे थे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कमाल किससे संबंधित थे? आपके ऑप्शन है सैनिक वर्ग से, व्यापारी वर्ग से, राजमहल की देखरेख से या फिर दस्तकार से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी दस्तकार से। कमाल दस्तकारी से संबंधित थे। इनके अतिरिक्त दक्षिण भारतीय व्यवस्था में कुछ प्रभावशाली और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी समुदाय परली यानी खेतीहर मजदूर, बेलाल और बनिया थे। दक्षिण भारत में आर्थिक समुदाय इड़ेगे और वलंगई जाति में बटा हुआ था। प्रत्येक में 58 जातियां थी। ये दोनों वर्ग एक दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा करते थे। इड़ेगे वर्ग में छोटे व्यापारी, दस्तकार और मजदूर शामिल थे। वहीं बलंगई में ब्राह्मण, बेलाल और बनिया आते थे। ये अड़ंगी वर्ग का शोषण करते थे। दमन तथा शोषण के विरुद्ध चोल काल में प्रायः विद्रोह होते थे, जिनका उल्लेख चोलकालीन अभिलेखों में मिलता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी दस्तकार से। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने अमृतकाल का नाम बदलकर क्या कर दिया है?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शौर्य काल, ऑप्शन बी पराक्रम काल, ऑप्शन सी आजादी काल या फिर ऑप्शन डी कर्तव्य काल। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।